चलिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आज हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो कौन सा होगा? अवस्थिति और विस्तार का। ठीक, आज हम लोग जो पहला टॉपिक करते चलेंगे उसमें क्या क्या देखना है हमको। सबसे पहले तो इसका नामकरण, जिसको नॉमेनक्लेचर कहेंगे। दूसरा अवस्थिति और विस्तार, अवस्थिति और विस्तार। ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तीसरा नंबर कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में हम लोग देखते चलेंगे। वो सब होगा जल सीमा, थल सीमा, जो कि किसके अंतर्गत है? अनक्लोज। अनक्लोज कौन सा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी। ठीक है, अनक्लोज के आधार पर जो सीमाएं निर्धारित हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं किस पर? नामकरण या नॉमेनक्लेचर पर। भारत के कुल 6 नाम है ना। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? नामकरण। नामकरण में क्या क्या देखना है आपको? टोटल 6 नाम दिखेंगे। पहला कौन सा? तो वो हो जाएगा कौन सा? भारत। दूसरे नंबर पर इंडिया। तीसरा नंबर हो जाएगा आर्यावर्त। चौथे नंबर पर हिंदुस्तान। पांचवा होगा आपका कौन सा? भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। और पांचवा नंबर जम्बूद्वीप। और छठवां नंबर पर हो जाएगा कौन सा? सीयूकी। ठीक, ये 6 नाम प्रचलित है भारत के, जिनमें से कानूनी मान्यता केवल भारत और इंडिया को, यानी कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 में, ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 1 में जो मान्यता प्राप्त है वो है भारत और इंडिया का। ठीक, पहले आते हैं भारत पर। तो भारत जो इस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है या इस ज्योग्राफिकल एरिया को भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राजा भरत का कबीला था, भरत कबीला, जिनके नाम पर क्या पड़ा था इस जगह का, इस ज्योग्राफिकल एरिया का या इस भूभाग का क्या नाम पड़ा? भारत पड़ा। इंडिया इस पर आएंगे, किस पर? यूनानियों पर। ठीक है, यूनानी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को कौन सा नदी कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं। कौन सा रिवर? इंडस। और इसी इंडस के आधार पर इस जगह को क्या नाम पड़ गया? इंडिया नाम पड़ गया। उसके बाद आर्यावर्त आपका हो जाएगा किसके हिसाब से? तो ऋग्वेद के हिसाब से। ऋग्वेद जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, लगभग 1500 BC के आसपास का, उसके आधार पर क्या नाम रखा गया इस भूभाग का? आर्यावर्त। जो आर्य थे, है ना, या जो उत्कृष्ट लोग थे या कुलीन लोग थे या विजातीय लोग थे, वो कहां पर आकर बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, सिंधु नदी और उसके जो आसपास की और सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, इन सभी नदियों को एक साथ क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव कहा जाता है। और सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका होगा उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसके नाम पर उस जगह को क्या कहा जाता है? आर्यावर्त कहा जाता है। जहां पर आर्य रहते हैं वो आर्यावर्त है। क्लियर कट बात है। ठीक है, अब हिंदुस्तान नाम पर आए तो हिंदुस्तान जो नाम दिया गया था वो ईरानियों द्वारा दिया गया था। ईरानी मतलब क्या? जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को कौन सा नदी कहते हैं? सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते हैं। कौन सी नदी? हिंदू नदी। तो उसी हिंदू नदी के नाम से क्या बन गया? ये हिंदुस्तान हो गया। जम्बूद्वीप ये जैन ग्रंथों में मिलेगा हमको, जैन साहित्यों में, जैन साहित्य। ठीक है, जैसे भगवती सूत्र वगैरह है तो वहां पर जम्बूद्वीप मिलेगा। सीयूकी ये चीनी, कौन से साहित्य में? चीनी साहित्य में। आपको अगर ध्यान होगा तो लगभग एंशिएंट हिस्ट्री में जिस समय हर्षवर्धन का यहाँ पर शासन चल रहा होता है उस समय में एक चीनी यात्री आते हैं। कौन? जुआन जैन। कौन आता है? जुआन जैन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? जुआन जैन पढ़ेंगे। हिंदी में इसका नाम हेन सांग दिया हुआ है। क्या? वेन सांग। ठीक है, तो ये दो नाम दिखेंगे आपको, या तो उसका नाम जुआन जैन दिखेगा या तो वेन सांग दिखेगा। ये जो यहाँ पर आया था विदेशी यात्री यहाँ की यात्रा करने के लिए, उसने एक किताब लिखी जिसपे भारत का नाम उन्होंने क्या बताया? सीयूकी। ठीक है, तो ये 6 हो जाएंगे किससे रिलेटेड? नामकरण से जुड़ी हुई बातें। अब आते हैं किस पर? अवस्थिति और विस्तार पर। इसमें किसी को डाउट है क्या? क्लियर है ये? ठीक, आगे बढ़े इसमें। नामकरण, ठीक है, साफ साफ 6 नाम आपको दिख रहे हैं। पहला जो नाम है भारत है वो भरत कबीले के कारण बना। राजा भरत से बोलते हैं ना, बचपन में शेर के नाम चलते थे। ठीक, उनके नाम पर क्या पड़ा? इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। इंडिया यूनानी जो कि इंडस रिवर, क्या जो सिंधु नदी है कौन सा? इंडस रिवर कहते थे, जिसके कारण यहाँ का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, आर्यावर्त ऋग्वेद के अनुसार हिंदुस्तान नाम पड़ा, ईरानियों ने नाम रखा क्योंकि ये सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी कहते थे। ठीक है, उसके बाद जम्बूद्वीप जैन साहित्यों में, सीयूकी चीनी साहित्यों में। ठीक है, ये 6 नाम है, वो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अब आते हैं किस पर? अवस्थिति और विस्तार पर। लिखना हो गया हो तो इसको मिटा दूं क्या?
ठीक है, हो गया लिखना। ठीक, साथ साथ नोट्स बनाते चलना, एक मैप रखना, मैप के सामने में ड्राइंग और उसके पीछे में शॉर्ट बॉक्स। एक पन्ना मोर देन सफिशिएंट होगा एक टॉपिक के लिए। ठीक है, 20-25 पन्नों में हम क्या करेंगे, पूरा ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे। हार्डली 20 पन्ना भी नहीं जाएगा, वो 15-16 पन्ने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं एक, तो उसके हिसाब से हम देखते चलेंगे ना। ये हो जाएगा कौन सा, इंडिया का मैप। ठीक, ये थोड़ा छोटा हो गया, चलेगा इतना। ठीक है, अब थोड़ा सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला हम लोग बेसिक्स किए थे पिछले क्लास में। ठीक, उसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलते हैं। ये क्या है, तो ये हमारा ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। हमारे ग्लोब में कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस खींचे गए हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ हैं, जो कुछ क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और कुछ कौन से लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस है, इस तरीके से। हाँ कि नहीं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको कहा जाता है क्या, लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसका नाम है। और ये जो नाम लिखा हुआ है या इस तरह को जो ड्राइंग है उसको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आराम से चलते हैं, हड़बड़ी नहीं है। ठीक, थोड़ा सा बस बेसिक देखते चलेंगे, उसका हम उस पे आएंगे। कौन सा, दो टाइप के जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए गए हैं ग्लोब पर। ग्लोब क्या है, तो मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ होता है, या अर्थ का एक ऐसा मॉडल है जिसको स्टडी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस खींचे गए हैं, जिनको जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये जो लाइन है इसमें बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसका कोऑर्डिनेट 0 डिग्री है, इसे कहा जाता है इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। और वैसे ही ये तो इसको पहले देखते हैं ना, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, कौन कौन सा, एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, दो हिस्से में क्या करता है आपको, आपके अर्थ को डिवाइड करता है। हाँ कि नहीं, इसको यहां पे ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये कौन हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये टोटल इस तरफ देखा जाएगा, ऊपर की तरफ तो 90 लाइंस है, और नीचे की तरफ भी कितनी लाइंस है, 90 लाइंस है। तो लैटिट्यूड टोटल कितनी लाइंस है, तो 181 रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी लाइंस है, 181 लाइंस है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। 0 डिग्री वाले में क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरता है। टोटल 360 लाइंस है। कितनी लाइंस है, 360 लाइंस हैं। ठीक है ना, ये जो लैटिट्यूड है ये क्या काम आता है, तो ये क्लाइमेट के काम आता है। ठीक है, क्लाइमेट को मेजर करने के लिए। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये किसके लिए काम आता है, तो ये टाइम के लिए। इसको ध्यान देंगे, ये दोनों भाई, हम किस जगह का जलवायु या क्लाइमेट कैसा है वो हम किससे देख के पता लगाते हैं, लैटिट्यूड से। बेसिकली लैटिट्यूड सन के लोकेशन को दिखाता है, या कहां पर बोल सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर दो में डिवाइड करेंगे अभी आगे। ठीक है, इसको और ऐसा कर लेके एक लाइन निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा। तो ये जो ऊपर लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमको जानना है, बाकी डिटेल में पिछले वाले वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा, उसमें हम डिस्कस किए हैं, है ना। और ये कौन सा हो जाएगा, टाइम जोन हो जाएगा। तो ये तो ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब जैसे अर्थ के लोकेशन की बात करें, हमको क्या देखना है, अवस्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट देखना है ना। तो जैसे अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक, ग्लोब 4 हिस्से में डिवाइडेड हो कुछ इस तरीके से, है ना। ये हिस्सा आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये कौन सा हिस्सा हो गया, ईस्ट हो गया। और ये कुछ है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप ग्लोब पर या मैप पर ध्यान देंगे तो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो लगभग यहां से गुजरात के पास से ऐसा गुजरता हुआ, ऐसा त्रिपुरा मिजोरम होता हुआ निकलता है। तो वो कौन सी लाइन है, वो यही वाली लाइन है। कौन सा, 23.5 डिग्री, है ना। ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ, और नीचे की तरफ हो तो साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो अर्थ के बीचों बीच से गुजरता है। तो अर्थ का लोकेशन कुछ लगभग आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो भारत है, भारत ग्लोब कौन से हिस्से में रखा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट सेमिस्फीयर में। ठीक है, क्या बताएंगे, भारत की अवस्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। किसमें, पृथ्वी पर। ये समझ में आया आपको, कैसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बता दिए। ठीक, आगे बढ़े, चलो। ये हो गया क्या, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा, लेकिन ऐसा ही 8 राज्यों से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इसको लाइन का नाम यहाँ पर लिखूं क्या, नहीं, तो उसी में देख बताएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बाद में एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST लाइन बोलते हैं जिसको, वो यहां से कुछ गुजरता है इस तरीके से, 5 राज्यों से होता हुआ। ये कौन सी लाइन है, तो ये IST लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। IST क्या है, तो ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है ना, कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री, इसको याद रखेंगे।
कौन सा IST लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है, 82.5 डिग्री है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, याद रखना 5.5 घंटा आगे है। इसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 5.5 घंटा आगे हमारे यहाँ का समय चलता है, ठीक है ना। तो ये हो गई किसके बारे में, अवस्थिति के बारे में या लोकेशन के बारे में, कहां पर एग्जैक्टली है। तो कहां पर है क्या बताएंगे कि भारत पृथ्वी पर कौन सी जगह पर पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट सेमीस्फीयर पर पड़ता है, ठीक है। इसे कोऑर्डिनेट को देख के चलते हैं। यहां पर विस्तार पाएंगे, 4 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर। यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड को बनाते चले क्या, ये कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं इसको, इस तरीके से, हाँ। ये आपका हो जाएगा कौन सा, श्रीलंका, ये कुछ लगभग इस तरीके से ऐसे आकर, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, श्रीलंका, ये अंडमान निकोबार, और यहां पर बना लेते हैं लक्षद्वीप को। ये कौन सा समुद्र है, तो ये है अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर। इसको कौन सा बोलते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, ठीक। ये बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर, और यहां पर इंडियन ओशन, ठीक है। 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर यानी कि इसको अरेबियन सी, इंडियन ओशन और ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहां तक का मामला क्लियर है सबको। मेरे साथ साथ मैप में ड्रॉ करते चलेंगे भाई, तो कुछ समस्या हो जाएगी, बाद में इकट्ठे एक साथ बताएंगे बोलेंगे दिक्कत आएगा, साथ में मैप ड्रॉ करते चलोगे तो याद रहेगा, ठीक है। हम लोग कहां पर थे, ये 4 पॉइंट्स पर। तो जो ऊपर का पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट हो जाएगा 37.6 डिग्री, यहाँ नीचे का जो पॉइंट है वो हो जाएगा 8.4 डिग्री, और यहाँ पर और नीचे है थोड़ा, है ना, ये अंडमान निकोबार थोड़ा सा और नीचे आता है, इसको और नीचे बना ले, क्या बनाते ही चलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 6.4 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ठीक। यहाँ पर 8.4, ये 37.6, ये जाएगा 68.7 और ये जाएगा क्या 97.25, ठीक। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को भी चले, देखो इस तरफ है तो ये 97.25 ईस्ट, ये भी 68.7 ईस्ट हो जाएगा, और ये कौन सा जाएगा नॉर्थ, ये भी कौन सा नॉर्थ, ये समझ में आया। इस तरफ है तो इसे ईस्ट और ऊपर नीचे का नॉर्थ, ये भी 66.4 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। ऊपर सबसे जो ऊपरी बिंदु है, सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसको कहा जाता है क्या, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को इंदिरा पॉइंट, सॉरी कॉल, नीचे वाला जो पॉइंट होगा इसे कहते हैं हम लोग कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला इंदिरा कॉल, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट। इसको और थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, ठीक। नीचे वाला कुछ को लिख के चलते, इंडियन ओशन मिटा दो, इसको बोलते हैं कौन सा, इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा, पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। यहां पर लिखो क्या कह रहा हूं उसको, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो समझ में आ गया, इसको भी यहां पर बताने की जरूरत नहीं। चलो क्या बताया हमने, जो 8.4 वाला जो लाइन है इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मिलियन पॉइंट है ना, कौन सा, पिग्मिलियन, पिग्मिलियन पॉइंट, या इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। कौन सा, ये वाला पॉइंट हमारे पास सबसे, हमारा जो साउथ ईस्ट पॉइंट है ये भी एक है, कौन सा 6.4 में, जो कि 2004 में सुनामी आने की वजह से डूब गया था, भी दोबारा दिखने लगा है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट इंदिरा कॉल था, और ये जो सबसे वेस्टेस्ट पॉइंट है कौन सा, 68.7 डिग्री वाला, इसको कहा जाता है कौन सा, गौर माता, गौर मोता या गौर माता कहते हैं इसको गुजरात में, ठीक। ये कहां पड़ेगा, तो गुजरात में पड़ेगा, ठीक। उसका यहाँ पर आता है 97.25 में, तो ये 97.25 डिग्री वाला जो लोकेशन है इसे कहते हैं किबिथू। कौन सा पॉइंट है, किबिथू, ये कहां पर पड़ेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। 8.4 तमिलनाडु में, 6.4 यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड में, ऊपर वाला इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, 6.8 गुजरात में, 97.25 कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस है ना, ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस है, ये ऊपर से नीचे वाला, तो ऊपर से नीचे वाला कितना किलोमीटर है, तो 32-14 किलोमीटर है, ये याद, कितना किलोमीटर है, ऊपर से नीचे 3214 किलोमीटर है। आजू बाजू की बात करो, मतलब कौन से दो पॉइंट के बीच में, ये 8.4 और ये 37.6 के बीच का डिस्टेंस है, उसका 68.7 से लेकर 97.25 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आपका 2933 किलोमीटर, 2935 किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रकार ये कौन सी आकृति कहा जाता है, तो इसकी आकृति को, ठीक, भारत की आकृति को चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय
पतंग किसकी तरह दिखता है? तो काइट की तरह दिखता है, पतंग की तरह। ठीक है, चतुष्कोणीय पतंग की आकृति है भारत की। ठीक, ये हो गया विस्तार आपका। कुछ छूट गया यहाँ पर? ठीक है, सब पॉइंट्स बता दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस बता दिए। ठीक, ये हो गया, ये छाप लिया इसको, आगे बढ़े। इसके बाद क्या? अलग अलग तटों के नाम होंगे, अलग अलग तट के नाम होंगे। ठीक है, तो ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पर, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये लगभग यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, ठीक है, गुजरात, गुजरात में जो हिस्सा है इसे कहा जाता है कठियावाड़ी तट। कौन सा? कठियावाड़ी। ठीक है, फिर यहां से लेकर के जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र बॉर्डर है ना, महाराष्ट्र का जो बॉर्डर होगा इसको क्या कहा जाएगा? कोंकण। कौन सा कोस्ट? कोंकण कोस्ट। ठीक है, कोंकण तट। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा कन्नड़, कन्नड़ तट। कौन सा? ये आपको जाएगा कर्नाटका वाला, कर्नाटक का हिस्सा जो है कौन सा? कन्नड़ तट कहलाता है, कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद आखिरी में आते हैं कौन सा? केरल। केरल का जो कोस्ट है उसको कहा जाता है मालाबार। याद रहेगा, ये कठियावाड़ी, कोंकण, कन्नड़ और यहाँ नीचे तक कौन सा? मालाबार। समझ में आ रहा है? ये गुजरात का हिस्सा हो गया, यहाँ तक आपका महाराष्ट्र हो गया, यहीं बीच में गोवा पड़ता है। उसके बाद ये आपका कर्नाटक और कर्नाटक के नीचे केरल। ठीक है, कौन सा? कठिया, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। इस तरफ में आएंगे तो ये जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, कौन सा? ये छाप लो फटाफट, छापते चलो उसको मैथ में। मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, तुम इसको यहीं पर लिखोगे, मैं भी यहीं पर लिखते चलता हूँ। ये कौन सा? कठियावाड़ी तट। ये कौन सा? कोंकण तट। कोंकण के बाद ये कौन सा? तो कन्नड़ तट। और कन्नड़ के बाद ये कौन सा? तो मालाबार। ठीक है, कठिया, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये वाला हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, इसे कहते हैं क्या? दीघा। कौन सा? दीघा। और उड़ीसा के पास जो बॉर्डर है उसको कहते हैं उत्कल। समझ आ रहा है? पश्चिम बंगाल में दीघा, यहां पर उड़ीसा में उत्कल, यहां आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, या इसी को गोलकुंडा भी कहते हैं, गोलकुंडा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दीघा, क्या बोल रहा हूं, छोटा छोटा लिखा रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा, ये कहलाता है दीघा। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में उत्कल, उत्कल। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार या गोलकुंडा। और यहां पर जो तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु का जो हिस्सा को कहा जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल। ये समझ में आया क्या? ये सब अलग अलग सी कोस्ट के नाम है। क्या कहा जाता है तमिलनाडु वाले को? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ठीक है ना? इसका आराम से स्पेलिंग लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आराम से स्पेलिंग लिखना, बाकी बुक से देखिए कर लेना, दिक्कत नहीं। ठीक है ना? बस ये समझना जरूरी है आपको। बात समझ में आया? ये जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारा कौन सा 8.4 वाला पार्ट था, इसको कहा जाता है केप कमोरिन। क्या कहा जाता है? केप कमोरिन। इसी का नाम क्या है? कन्याकुमारी। पहले यहां समझिए केप का मतलब क्या होता है। केप, या इसको हिंदी में और कहा जाता है क्या? इंग्लिश में केप होता है CAPE, केप, और हिंदी में अंतरिक्ष। हिंदी में क्या किसे कहते हैं? इसको अंतरिक्ष, सॉरी, अंतरिक्ष। ठीक है, केप या अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है कि जमीन का ऐसा संकरा भूभाग, यानी कि छोटा हिस्सा या कॉर्नर, जमीन का ऐसा कॉर्नर जो क्या हो, तीन तरफ से क्या हो, समुद्रों से घिरा हुआ हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। जैसे एक अफ्रीका के पास में क्या? केप ऑफ गुड होप, जहां से वास्को डी गामा भारत आएगा 1498 में। समझ में आया ना? तो ये पॉइंट हो केप कमोरिन। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इसके बाद ये मिटा दूं, ठीक है, क्या क्या देख लिए? एक्सटेंट हो गया, लोकेशन हो गया। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, याद रखना। इसके लिए ट्रिक भी बताया था, क्या? मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। समझ में आया? ये इस लाइन में पढ़ेंगे, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड का यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? याद रहेगा क्या क्या बताया हमने? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है ना? ये किसके लिए हो गया? कर्क रेखा के लिए। IST लाइन जो गुजरती है हमारी, कौन सी? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसको हिंदी में कहते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, IST लाइन। ठीक है ना? तो IST लाइन कितने राज्यों से गुजरेगी? देखो, कर्क रेखा 8 राज्य से थे। कितने से? 8 राज्यों से। ये जो रांची शहर है, रांची शहर, झारखंड का जो रांची है, वो इसी कर्क रेखा में पड़ता है, इसको ध्यान रखना। IST मानक समय रेखा ये गुजरती कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। 5 राज्य, 5 स्टेट्स होकर गुजरेगा। इसके लिए ट्रिक क्या बनाए थे? ओ मूच, ओ मूच, ओ से क्या जाएगा आपका? उड़ीसा,
एम से मध्य प्रदेश, यू से यूपी, सी डबल एच से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, और ए से आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्रा, ठीक है। याद रखना कौन सा, 1 2 3 4 5 मानक समय रेखा यानी कि आईएसटी लाइन कहां से होकर गुजरता है, तो ये आपका 5 राज्य से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आईएसटी लाइन और कौन सा, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है कहां पर, कुछ कुछ किताबों में कोरिया दिया हुआ है और कुछ कुछ किताबों में सूरजपुर है, याद रखना इसको, सूरजपुर कोरिया दोनों जगह पर दिखा है, कई कई किताबों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ऑप्शन देख के हिसाब से कोरिया या सूरजपुर, सूरजपुर को ज्यादा ऑप्शन लेके चलता है ना, कहां पर, सूरजपुर में दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में। बस ये थोड़ा इधर खसक गया, इधर आना चाहिए था, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर होता है, ये तो उड़ीसा वाला इलाका हो गया, ठीक। तो मैप को करेक्ट करके चलेंगे, अगर आपके पास स्टेट वाला मैप है तो उसके हिसाब से वहां चलना, ये दोनों काटेंगे कहां पर, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कौन सा, आईएसटी लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक। अब इसके बाद क्या है, यहां तक का हो गया खत्म, ठीक। तो अवस्थिति और विस्तार क्लियर हुआ, पहले कौन से नामकरण, उसके बाद कौन से क्या, अवस्थिति और विस्तार, ये क्लियर हुआ क्या। अब हमको सीमा रेखा के बारे में बात करनी है, ठीक है। इस सीमा रेखा में हम जल सीमा, स्थल सीमा, ठीक, पहला कौन, जल सीमा, दूसरा स्थल सीमा, जल मतलब आपका सी बाउंड्री या वाटर बाउंड्री, उसके बाद लैंड बाउंड्री, उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इन तीनों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो इसको मिटा दूं क्या, अगर आपका डायग्राम बनाना हो गया होगा तो इसमें चौथा नंबर में लेंगे अलग अलग जो चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी हम लोग ले लेंगे, तो ये सबको हटा दूं। ठीक, चलो ये हो गया। सबसे पहले कौन सा, जल सीमा की बात करते हैं, पहले बाउंड्री लाइन को देख लेते हैं। देखो भारत का ये जो पूरा मेन लाइन है, ठीक है, जो स्थल सीमा है वो है टोटल कितना, 15,200 किलोमीटर। मेन लाइन का डिस्टेंस कितना है, या बाउंड्री कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद जो जलीय सीमा बनाता है ना, जल सीमा बनाने वाला, यह जाएगा टोटल कब तक, कितना, 6100 किलोमीटर। याद रखना, अगर आइलैंड ग्रुप को भी साथ में इन्वॉल्व करें तो आइलैंड ग्रुप को मिलाने के साथ में कितना बन जाता है, तो ये 75-16 किलोमीटर, जिसमें से मैं क्या बताया कि जो 6100 है वो किसका है, मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि का, ठीक। ये स्थल सीमा जो यहां से लेकर के आपका यहां तक का पूरा बनता है ना, स्थल का, ये 15,200 किसका जाएगा, मुख्य भूमि, लैंड का, ठीक, स्थल का बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद जल थल दोनों मिलाकर कितना, सॉरी जलीय सीमा, किसको, द्वीप को मिलाकर, आइलैंड ग्रुप्स को भी मिलाएं, और ये जो जलीय सीमा है इसको मिलाकर कितना होता है, 75-16 किलोमीटर जाता है टोटल मिलाकर, ये कितना हो जाएगा, 22,716 किलोमीटर होता है टोटल बाउंड्री। टोटल बाउंड्री कितना है, तो 22,716 किलोमीटर का बाउंड्री है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल या भारत के एरिया की, तो ये हो जाता है कितना, 32,87,263 किलोमीटर, ये याद रखना, ठीक है ना। भारत का टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर अगर वर्ल्ड में हम कंपेयर करें तो 7वां नंबर का कौन सा, 7th नंबर का कंट्री है एरिया के आधार पर। तो बाकी के 6 को यहीं पर देख लो, क्या, आरसी एसी 22, ये याद रखना, क्या, आरसी एसी 22। आर हो जाएगा आपका रशिया के लिए, सी कनाडा के लिए, ए हो जाएगा आपका अमेरिका, सी चाइना, फिर बी से ब्राजील, ए से कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और आखिरी में कौन सा आपका, इंडिया। तो ये हो जाएगा कौन सा, 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है एरिया के आधार पर। पॉपुलेशन पर बात करें, पॉपुलेशन पर, तो ये सेकंड हमारा क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। टोटल एरिया का 2.4% है, और पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है उस जमीन का कितना, 2.4% हमारे यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज की अगर बात करें तो ये समझ में आया है क्या। टोटल ये जाएगा लैंड वाला बाउंड्री, ये जो जमीन का हिस्सा है 15,200 किलोमीटर, उसके बाद 75-16 ये जल सीमा मेन लैंड को मिलाकर, और ये आइलैंड ग्रुप्स को मिलाकर, दोनों मिलाकर टोटल बाउंड्री कितना किलोमीटर का है, तो 25,716 किलोमीटर है। अगर ये जलीय सीमा की बात करें, है ना, तो यहाँ पर गुजरात ये सबको मिलाकर टोटल 13 स्टेट है। कितने स्टेट है, 13 स्टेट, जहां पर क्या पड़ता है हमको, सी कोस्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग ये आइलैंड ग्रुप्स ऑल्सो। कितने स्टेट है, टोटल 13 स्टेट्स हैं जो कि वाटर बाउंड्री यानी कि सी बाउंड्री बनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जिसमें से सबसे बड़ा जो एरिया आता है इस गुजरात का आता है, सबसे बड़ा सी बाउंड्री किसके पास है, तो गुजरात है, ठीक है। समझ में आ गया क्या। और सबसे छोटा दमन और दीव के पास में, ठीक, दमन दीव सबसे छोटा, सबसे बड़ा किसके पास में, गुजरात के पास में। ये हो गया। तो जल सीमा, थल सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो अगर भारत के पड़ोसी देश,
ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश पर आ जाइए। पड़ोसी देश कौन कौन सा, यहां पर पाकिस्तान, यहां पर कौन सा, पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद यहां पर कौन सा, चीन या चाइना, यहां पर आपका आ जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद यहां हो जाएगा कौन सा, भूटान, भूटान के बाद दिया जाएगा कौन सा आपका, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद यहां पर कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। खैर श्रीलंका को भी हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन जो जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, 7 कंट्री के साथ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सब मैप में आपको बनाना है, एक ही मैप में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक एक ही है हमारा, क्या, अवस्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। अब इन बाउंड्रीज के कुछ नाम भी दिए गए, जैसे पाकिस्तान के साथ हम जो बाउंड्री बनाते हैं इसको कहा जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ, ठीक है। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बनता है उसका नाम है डूरंड, डूरंड, ठीक है। उसके बाद चाइना के साथ यहां पर जो बनता है उसको बोलते हैं चाइना ट्रिपल क्रॉसिंग, वो है डोगरा, ठीक, कौन सा, डोगरा, ठीक है। यहां पर एक और लाइन हमको मिलेगा जो कि चाइना के साथ बॉडी ऑफ बॉर्डर बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश और चाइना का भी, उसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा, कौन सा, मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन रेखा। और म्यांमार का तो हमारा नेचुरल बाउंड्री है, जिसको हम अराकान योमा माउंटेन रेंज है जो हिमालय पर है, उसको देख लेंगे। बांग्लादेश यहाँ पर जो त्रिपुरा पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, कितने तरफ से, 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, शून्य रेखा, शून्य रेखा, जीरो लाइन। क्यों जीरो लाइन, क्योंकि त्रिपुरा जो है कितने तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसको याद रखिए, छोटे छोटे फैक्ट है। ये समझ में आया कि ये सिक्किम वाला इलाका है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री समझ में आया। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, याद रखना 4 ठो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका के साथ में कौन कौन सा, एक मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा, तो पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, तीसरा नंबर कौन सा, पंबन, पंबन ब्रिज, और चौथा नंबर आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है, जो कि रामेश्वरम में पड़ेगा। समझ में आया। तो ये श्रीलंका के साथ चारों पॉइंट आपको यहीं पर मिलेंगे, इसी हिस्से में, ठीक। ये जो हिस्सा है ये चारों पॉइंट आपको यहीं पर मिलेंगे। किसके साथ में हो गया, श्रीलंका के साथ में हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर किसके साथ में, इंडोनेशिया, किसके साथ में, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, कौन सा, सुमात्रा आइलैंड। ये आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, इसके नीचे में एक सुमात्रा आइलैंड पड़ेगा आपको, ठीक है, अंडमान निकोबार के नीचे नॉर्थ। ये ग्रेट चैनल, कौन सा, तो ग्रेट चैनल, कितना डिग्री में, 6 डिग्री में, भैया 6.4 था ना यहाँ पर, इसी के थोड़ा सा और नीचे कितना, 6 डिग्री में, इसको ग्रेट चैनल बोलते हैं। ये भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया का सुमात्रा, याद रखें, कौन सा, सुमात्रा, इसके बीच में कौन सा बनाता है, बॉर्डर शेयर करता है, इसमें 6 डिग्री चैनल, तो ग्रेट चैनल हम लोग कहते हैं। क्या क्या होता है, श्रीलंका देख लिए, इधर सुमात्रा देख लिए, अब इधर आते हैं किसमें, लक्षद्वीप पर। तो लक्षद्वीप में इस तरफ जो अरब सागर वाला हिस्सा है, इस तरफ कौन कौन से मिलेंगे हमको, तो एक मिलेगा मालदीव, मालदीव, उसके बाद कौन सा, मिनिकॉय, उसके बाद लक्ष्य, यहां पर लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप वाला हिस्सा। तो यहां पर इन मिनिकॉय और लक्षद्वीप अलग होते हैं किससे, 9 डिग्री चैनल से, और मालदीव और मिनिकॉय कितने डिग्री से, तो 8 डिग्री चैनल से अलग होंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्या, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल से दोनों क्या होता है, सेपरेट होते हैं। वो इस तरफ आपको कहां मिलेगा, अरेबियन सी में मिलेगा। इतना हो गया क्या, ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में म्यांमार और भारत के बीच यहाँ पर एक छोटा सा कोको आइलैंड पड़ेगा, तो कौन सा, कोको, कोको आइलैंड, क्या बोलते हैं, कोको द्वीप। ये जो कोको आइलैंड है ये किसके कब्जे में है, तो म्यांमार के हिस्से में आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये करीब कुछ इधर पड़ेगा आपको, यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड बीच में है। तो ये जो कोको द्वीप है ये किसके किसके बीच में, मतलब वाटर बाउंड्री, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है। बात समझ में आ रहा है ना। वाटर बाउंड्री की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें केवल श्रीलंका के साथ हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, मालदीव मिनिकॉय के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, और म्यांमार के साथ में हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी वाटर बाउंड्री बुक शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से, म्यांमार, आपका इधर इंडोनेशिया, और इधर कौन सा, मिनिकॉय और मालदीव, इन सभी के साथ हमारी वाटर बाउंड्री मिलेगी जो हम लोग देख ली। उसके बाद जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, अफगानिस्तान के साथ डूरंड, चीन के साथ डोगरा, और यहाँ पर चाइना से निकाल कौन सा, मैकमोहन लाइन, इसको याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। ये कौन सा होगा, हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन हो गया। इसके अलावा भारत का कुछ एक और सीमा रेखा हमको देखना है, कौन सा, तो ये चैनल हो गया।
चैनल, इंटरनेशनल, थल, जल, ये पूरा हम लोग देख लिया ना। उसका अपने एक और चीज था, एक जो छोटा सा बताने का हिस्सा है, जैसे ये सी कोस्ट है, किनारा है, तो इस किनारे से लेकर कितने दूर तक, तो 12 नॉटिकल मीटर तक। इसको ध्यान से सुनना है ना। ये जो अनक्लोज में लिखा हूं कौन सा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, ठीक। कौन अनक्लोज डिसाइड करता है कि किसी देश की जलीय सीमा कितनी होगी। तो याद रखना कि हमारे मेन लैंड से कितना, 12 नॉटिकल मीटर तक। पानी में पूरी नॉटिकल मीटर बनाते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देता हूं, एक नॉटिकल मीटर बराबर होता है कितना, 1.85 किलोमीटर। याद रखना, एक नॉटिकल मीटर में 1.85 किलोमीटर होता है। 12 नॉटिकल मीटर तक का जो हिस्सा आ जाता है उसको कहते हैं क्या, प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र। उसके बाद इस 12 से लेकर के 24 नॉटिकल मीटर तक, कितना तक का, तो 12 से लेकर के 24 नॉटिकल मीटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र मतलब कौन सा, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस एरिया होता है कौन सा, संलग्न क्षेत्र। उसके बाद ये 24 से लेकर के कहां तक, 200 नॉटिकल मीटर तक, 200 नॉटिकल मीटर तक, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हिंदी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। ये 3 तरह की कौन सी सी बाउंड्रीज हैं, ध्यान रखेंगे इसको। 12 नॉटिकल मीटर तक का जो प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है, वो ये माना जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई स्टेट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से लेकर कहां तक, 12 नॉटिकल मीटर तक, ये मान लिया जाए कि वो महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। बात समझ में आ रहा है। 12 नॉटिकल मीटर तक कहां तक का राज्य का ही सीमा होता है, माना जाता है। जहां पर किसी देश को क्या होता है, पूर्ण अधिकार होते हैं, कंप्लीट राइट्स होते हैं, वहां पर संसाधनों का दोहन करे, खुदाई करे, घर बनाए, जो करना करे। कहां तक, 12 नॉटिकल मीटर तक। उसके बाद 12 से लेकर के 24 नॉटिकल मीटर तक का एरिया होता है, यहां पर आपको कानूनी अधिकार होते हैं। कौन सा, आप अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कानून लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे सीमा शुल्क रहता है ना, कौन सा सीमा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क की बात से अप्रवासी, भाई कोई बाहर के हैं, यहाँ 24 नॉटिकल मीटर तक आप दूसरे देश में आके रुक रहे हैं, तो यहाँ तक क्या है, आपके कानून चलेंगे वहां तक। उसके बाद 200 नॉटिकल मीटर तक का आपको क्या, अनुसंधान, रिसर्च, डेवलपमेंट, संरक्षण, क्या क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है आपको, संरक्षण यानी कंजर्वेशन करना है, या कुछ एनालिसिस स्टडी करनी है, तो उसके लिए कहां तक का, 200 नॉटिकल मीटर का, याद रखना, ठीक है। 12 तक का कौन सा जाएगा, प्रांतिक क्षेत्र। 24 तक का आपको जाएगा कौन सा, कंटिग्यूअस क्षेत्र या फिर उसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो 200 नॉटिकल मीटर तक का है, 200 नॉटिकल मीटर तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। बात समझ में आया क्या, ये बाउंड्रीज कौन डिसाइड करता है, तो अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ क्या, सी। बाउंड्रीज अलग अलग तरह की होती है भाई, एयर बाउंड्री होगा, लैंड बाउंड्री होगा, सी बाउंड्री होगा। आजकल नया कौन सा, साइबर बाउंड्री आ रहा है कि साइबर सुरक्षा को लेकर, भैया आधुनिक किस तरह की बाउंड्री है, समझ में आ रही है, किस सीमा तक साइबर अटैक्स होगा, सुनते हैं ना, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या आपको, ये हो गया कौन सा, बाउंड्री। अब थोड़ा थोड़ा कुछ फैक्ट है। हाँ, ये जो भारत की अगर हम लोग बात करें, तो भारत में मैदान, ठीक है, मैदान कितने परसेंट हिस्से में है, तो ये 43% हिस्से में कौन सा क्या है बताइए आप, मैदान। उसके बाद पर्वत और पहाड़ी, पर्वत और पहाड़ी कितने हिस्से में है, तो 29.7% हिस्से में, जिसमें से सिर्फ पर्वत की अगर बात करूं, सिर्फ पर्वत की अगर बात करूं, तो वो आ जाता है 10.7% में। उसके बाद पठार, प्लेटू, ठीक है, पठार कितने हिस्से में है, ये हो जाएगा आपका 27.3% में। इसको आपको याद रखना, ठीक। मैदान कितने परसेंट में, 43% से मैदान है। पर्वत और पहाड़ी, माउंटेन्स या पहाड़ी इलाका जो है वो कितने, 29.7% में है, जिसमें से पर्वत सिर्फ 10.7% हिस्से में आएगा। उसके बाद पठार की बात करें तो पठार लगभग 27% हिस्से में पठार हमारा आता है। ये बात समझ में आया क्या, ये क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ छूट गया,